हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने एक से लेके 10 अगस्त तक का जो करंट अफेयर्स है वो डिस्कस कर लिया था, और आज के सेशन में हम लोग जो है डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 11 अगस्त से 20 अगस्त का 10 दिन का अगेन हम लोग फिर से करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। हाल ही में एक लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड दिया गया। ठीक है, बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड है, और ये ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी भर जो है सोशल सर्विस की होती है, उस सोशल सर्विस में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज की होती हैं। तो इस साल का जो लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड है वो किसको दिया गया है? वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और ये अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है कि भाई जो उनकी जो एक्सेप्शनल सर्विसेज हैं, एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री है ना, जो उन्होंने असामान्य सेवाएं भारत के की हैं, है ना। 15 साल गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे, 10 सालों से क्या है प्रधानमंत्री हैं, है ना। तो इतना लंबा पॉलिटिकल कैरियर, एक्टिव पॉलिटिकल कैरियर, है ना, और वो भी एज ए रूलिंग पार्टी के रूप में, रूल के रूप में, है ना, तो अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है। और ये अवार्ड पाने वाले प्रधानमंत्री मोदी चौथे प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, इससे पहले ये अवार्ड पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, ठीक है, और इसके बाद जो अवार्ड दिया गया है वो नरेंद्र मोदी, यानी कि चौथे प्रधानमंत्री हैं। इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी एंड मनमोहन सिंह जी के बाद चौथे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में जो मालाबार नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, किस देश में संपन्न हुई? हाल ही में संचालित की गई मालाबार नौसैन्य अभ्यास किस देश में संपन्न किया गया? किस देश में संपन्न किया गया? तो ये युद्धाभ्यास हुआ ऑस्ट्रेलिया में संपन्न। ठीक है, और ये पहली बार है जब ये युद्धाभ्यास कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में संपन्न किया गया है। ठीक है, मालाबार नौसैन्य अभ्यास 4 देशों के बीच होने वाला नौसैन्य अभ्यास है, जिसमें भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इस युद्धाभ्यास का जो मेन पर्पज है वो अब क्या है? युद्ध की स्थिति में चाइना को इसके साथ एक साथ निपटना है। ठीक है, और इसलिए इसका जो नौसैन्य अभ्यास है मालाबार, इसका विषय भी रहता है सबमरीन हंटिंग। सबमरीन को ढूंढो और उन्हें किल करो। क्यों? क्योंकि जो
चाइना है उसकी जो नेवी है बहुत एडवांस मानी जाती है। क्यों? क्योंकि चाइना के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा सबमरीन है। ठीक है, सबमरीन एक ऐसा वेपन होता है, एक ऐसी मतलब ऐसी स्ट्रेंथ होती है किसी भी नेवी की जो दुश्मन की नज़र में आए बिना दुश्मन की पूरी नेवी को ख़त्म कर सकती है। ठीक है, तो चाइना की सबमरीन है पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। इसलिए मालाबार से नौसैन्य अभ्यास का जो विषय रहता है वो क्या रहता है? सबमरीन किलिंग रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में जो भारत का रक्षा मंत्रालय है उसने सारे सैन्य विभागों में इंडियन कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको लागू करने की बात करी। और उन्होंने कहा कि भाई जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हम मेड इन इंडिया वाला है वो ये इस्तेमाल करेंगे। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आप कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते होंगे। ठीक है, आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, है ना, जिससे पूरा कंप्यूटर चलता है। अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, ठीक है, कंप्यूटर में, तो आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। अब जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है वो कैसा है? अमेरिकन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से क्या कर सकता है अमेरिका? ठीक है, आपके कंप्यूटर की स्पाइंग कर सकता है। और ऐसे में जो भारत की सैन्य विभाग हैं, नौसेना, वायुसेना, थल सेना, इनकी अगर निगरानी हो तो ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उनके लिए बहुत बड़ा खतरा माना जाता है। ठीक है, तो इंडिया ने कहा कि भाई हम माइक्रोसॉफ्ट वगैरह नहीं इस्तेमाल करेंगे, अब हम इस्तेमाल करेंगे मेड इन इंडिया कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो उस मेड इन इंडिया कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? ठीक है, भारत में विकसित कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, भारत में विकसित कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सभी सैन्य विभागों में सैन्य विभागों के कंप्यूटरों में इस्तेमाल करने की घोषणा की है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है माया ऑपरेटिंग सिस्टम। माया ओएस बोलते हैं इसे, माया ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो माया ऑपरेटिंग सिस्टम को हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने अपनी हामी दी है कि भाई जो भारत के जितने भी सैन्य विभाग हैं उनमें इस माया ऑपरेटिंग सिस्टम को लागू किया जाएगा। ठीक है, विषय समझ में आ गया क्यों लागू किया जा रहा है? क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा चलो पहले इसको नोट कर लो आप। तो चलिए नेक्स्ट। हाल ही में जो केरल की जो असेंबली है उसने एक रेजोल्यूशन पास किया, यानी कि सारे लोगों ने ध्वनि मत से ये कहा कि भाई हम जो केरल है ना उसका नाम बदलना चाहते हैं। ठीक है, तो केरल का नाम बदल के क्या करने का जो रेजोल्यूशन है वो पास किया केरल की असेंबली ने। ठीक है,
हाल ही में केरल विधानसभा ने राज्य का नाम क्या रखने हेतु रिजोल्यूशन पास किया है, एक प्रस्ताव पास किया है। एक प्रस्ताव पास किया है। तो केरल का नाम बदल के क्या कर रहे हैं ये लोग? केरलम कर रहे हैं। केरल का नाम बदल के क्या करा जा रहा है भाई? केरलम किया जा रहा है। अब क्या नाम बदल गया केरल का? नहीं, अभी तो वहाँ की विधानसभा ने प्रस्ताव पास किया है, ठीक है। अब ये प्रस्ताव आएगा किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट विचार करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगेगा कि नहीं करना चाहिए तो इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगेगा कि हाँ भाई केरल का नाम बदल के केरलम करना चाहिए, तो फिर क्या करेगी? संसद में एक और रेजोल्यूशन लाया जाएगा, ठीक है। अगर वो रेजोल्यूशन सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है तो क्या हो जाएगा? केरल का नाम बदल कर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली केरलम हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो केरल का नाम बदलने की जो कैपेसिटी है वो केरल की विधानसभा के पास नहीं है, केरल की सरकार के पास नहीं है। किसी भी राज्य का नाम बदलने की अथॉरिटी किसके पास होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। केरल अपनी जो एंटिटी है, अपनी डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, इनका नाम बदल सकती है, ठीक है। तो केरलम कौन करेगा? जो एट द एंड ऑफ द डे हमारी जो पार्लियामेंट है वही केरल का नाम बदल के क्या करेगी? केरलम करेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंडिया की टाइगर पॉपुलेशन। भारत टाइगर जनगणना, ठीक है। टाइगरों की जनगणना हुई भाई अभी हाल ही में, और इस जनगणना के अकॉर्डिंग जो भारत में कुल टाइगर हैं, ठीक है, भारत में कुल टाइगरों की संख्या कुल संख्या, कुल कितने टाइगर हैं भारत में? भारत में इस जनगणना के अकॉर्डिंग 3925 है टाइगर। टाइगरों की संख्या कितनी है? 3925 है। और पिछले साल की कंपैरिजन में इस साल जो टाइगरों की जनसंख्या है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि, ठीक है। यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल जो टाइगरों की जो पॉपुलेशन है वो कितने परसेंट बढ़ गई? तो कितने परसेंट बढ़ गई? 6.1% बढ़ गई, ठीक है। और 3925 और 6.1 की ग्रोथ के साथ जो भारत में टाइगर हैं वो पूरी दुनिया के टाइगरों का कितना प्रतिशत हो गए हैं, है ना? पूरे दुनिया के कुल टाइगर्स का प्रतिशत, ठीक है, कितने प्रतिशत है? 75%, यानी कि पूरे दुनिया के 75%, पूरे दुनिया के 75% टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार सवाल पूछा जाएगा। तो भारत में टाइगरों की कुल संख्या कितनी है बच्चों? 3925 है, ठीक है। और भारत में पिछले वर्ष के तुलना में इस वर्ष टाइगरों की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? 6.1% की वृद्धि हुई है, ठीक है। और जबकि हमारे देश में जो टाइगरों की संख्या है, पूरे देश के, पूरे दुनिया के टाइगरों की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 75% है। याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। चलो इस चीज़ को नोट कर लो आप एक बार।
चलो नेक्स्ट। अभी हाल ही में पाकिस्तान में इलेक्शन अनाउंस हो गए, है ना। इलेक्शन अनाउंस हो गए भाई कि अब नया इलेक्शन करवाया जाएगा, नई गवर्नमेंट चुनी जाएगी। तो जो सिटिंग गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया गया, ऐसा रूल है पाकिस्तान में, हटा देते हैं और एक टेम्पोररी गवर्नमेंट बनाते हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट बनाते हैं, जिसकी निगरानी में चुनाव होते हैं, ताकि कल को कोई ये आरोप न लगा पाए कि भाई हमारे इनके यहाँ जो चुनाव है वो रूलिंग पार्टी ने गड़बड़ करके जीते हैं। जैसे अगर रूलिंग पार्टी दोबारा से इलेक्शन जीत जाती है तो उस पर इस तरह के आरोप ना लगें। हमारे देश में ऐसा सिस्टम नहीं है, हमारे देश में पार्टियों को एक दूसरे पर इतना भरोसा है ना। बीजेपी पावर में रहेगी, बीजेपी इलेक्शन कराएगी, कांग्रेस पावर में रहेगी, कांग्रेस इलेक्शन कराएगी, तो हमारे बीच में एक म्यूचुअल इंटरेस्ट बना रहता है, म्यूचुअल जो ट्रस्ट है वो बना रहता है। बट जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो नई केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई गई थी। इस केयर टेकर गवर्नमेंट का नया प्रधानमंत्री कौन है, यानी कि पाकिस्तान का नया प्राइम मिनिस्टर कौन बना है? हाल ही में किसी पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री चुना गया है, ठीक है। तो इनका नाम है, इन प्राइम मिनिस्टर का, मिस्टर अनवरुल हक काकर। तो अनवरुल हक काकर साहब को बनाया गया है पाकिस्तान का नया प्राइम मिनिस्टर। एक्चुअली केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है ना, बट प्राइम मिनिस्टर ही कहा जाएगा क्योंकि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाती, नई गवर्नमेंट नहीं आ जाती, एज ए प्राइम मिनिस्टर काम करेंगे ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट। पिछली बार हमने डिस्कस किया था बच्चों रिसेशन, और इस बार हम डिफ्लेशन, इस बार हम डिस्कस करेंगे रिसेशन, ठीक है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने इन्फ्लेशन डिस्कस किया था, इन्फ्लेशन डिस्कस किया था, डिफ्लेशन डिस्कस किया था, ठीक है। और रिसेशन नहीं डिस्कस किया था, मैंने आपको बोला था हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, तो रिसेशन हम आज डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेशन में मैंने आपको क्या बताया था, चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है, लोगों के पास पैसा बढ़ जाता है। डिफ्लेशन में चीज़ों की डिमांड कम हो जाती है क्योंकि लोगों के पास पैसा कम हो जाता है। रिसेशन क्या है, सेम। रिसेशन में क्या होता है कि लोगों के पास जो है पैसा कम हो जाता है, जिसकी वजह से डिमांड कम हो जाती है। अब आप कहोगे कि डिफ्लेशन की वजह, ये तो डिफ्लेशन जैसा ही है, ये डिफ्लेशन से अलग है थोड़ा सा। रिसेशन में पैसा कम होने का रीज़न क्या होता है, नौकरियां जाने लगती हैं, ठीक है। नौकरियां जाने लगती हैं, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, देन क्या हो जाता है, लोगों के पास पैसे कम हो जाते हैं, पैसे कम हो जाते हैं तो लोग कम खरीदते हैं, ठीक है। डिफ्लेशन में मैंने क्या बताया था, चाइना वाला एग्जाम्पल, लोगों के पास पैसे तो थे बट बैंक पैसे नहीं दे रहा है उन्हें। रिसेशन में क्या है, लोगों के पास पैसे है ही नहीं क्योंकि नौकरियां चली गई उनकी। समझ में आया? तो रिसेशन डिफ्लेशन में ये अंतर होता है। तो अभी हाल ही में एक कंट्री को रिसेशन ने क्या किया, हिट किया, ठीक है। रिसेशन ने हिट किया है, ठीक है, उसने डिक्लेयर कर दिया कि रिसेशन आ रहा है, ठीक है। तो रिसेशन मैंने बताया क्या होता है, जो मेन लक्षण होते हैं रिसेशन के क्या होते हैं। बट गवर्नमेंट को क्या कब लगता है कि भाई रिसेशन जो है आ गया है? रिसेशन गवर्नमेंट को तब लगता है आ गया है कि जब पिछले 2 क्वार्टर, पिछली 2 तिमाहियों में किसी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ अगर माइनस में रहे तो समझ लो रिसेशन आ गया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहती है भाई रिसेशन आ गया। और आम आदमी कैसे फील करता है, नौकरी जाने लगती है, ठीक है, 10 रुपये का टूथपेस्ट खरीदने में भी प्रॉब्लम होने लगती है, तो इससे लोगों को पता लगता है। तो अभी हाल ही में कौन सा कंट्री है जो रिसेशन में चला गया? हाल ही में कौन सा देश रिसेशन, इसको क्या कहते हैं, मंदी, मंदी में चला गया? कौन सा देश है जो मंदी में चला गया?
तो इस देश का नाम है बच्चों, इस देश का नाम है नीदरलैंड। नीदरलैंड, ठीक है। नीदरलैंड में हाल ही में क्या आ गया, रिसेशन आ गया। चलिए नेक्स्ट, 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग के बारे में, प्रिंटिंग सुना होगा आपने, प्रिंटिंग प्रेस, कार्ड वगैरह छपते हैं, है ना। वो होती है 2D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग क्या होती है कि जब आप किसी चीज़ को इमेजिन करके कंप्यूटर पे कोई भी आकृति बनाते हो, तो 3D प्रिंटर क्या करता है, उसको एज इट इज़ फिजिकल फॉर्म में प्रिंट कर देता है। मान लो जैसे मैंने अपना फ़ोटो है, ठीक है, कंप्यूटर में डाला एंड मैंने प्रिंट किया 3D प्रिंटर से, तो मेरा जो फ़ोटो कागज़ पे प्रिंट नहीं होगा, मेरा फ़ोटो ज़मीन पे प्रिंट होना शुरू हो जाएगा ऊपर, यानी कि मेरा पुतला, मेरा स्टैच्यू बनना शुरू हो जाएगा। तो ये होती है 3D प्रिंटिंग, ठीक है। तो 3D प्रिंटिंग की मदद से आजकल बहुत सारे घर बनाए जा रहे हैं, है ना, कि आपने डिज़ाइन कर दिया और 3D प्रिंटर ने पूरा घर बना दिया। तो अभी हाल ही में भारत ने बनाया है अब 3D प्रिंटर से एक पोस्ट ऑफिस। ये इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है। इसको कहाँ बनाया गया है, ठीक है। हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर स्थापित किया गया है, स्थापित कहाँ पर स्थापित किया गया है, कहाँ पर स्थापित किया गया है। हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर स्थापित किया गया है, ठीक है, कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये जगह है बेंगलोर। बेंगलोर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है, उसको बनाया गया। चलो प्रिंट आउट, सॉरी इसका स्क्रीनशॉट ले लो आपको। चलिए नेक्स्ट, एक चीज़ समझते हैं, ठीक है। ये इंडिया है हमारा, भारत, और यहाँ पे कहीं आओगे तो आपको चीन मिलेगा, ठीक है। और यहाँ कहीं दूर आप जाओगे तो आपको मिलेगा USA, अमेरिका। भारत में खास करके बे ऑफ बंगाल में ऐसी एक आकृति आती है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है साइक्लोन। अब साइक्लोन बोला जाता है इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोला जाता है इसे, हिंदी में बोला जाता है बच्चों चक्रवात, ठीक है। सेम ऐसी ही आकृति USA में यहाँ पे आती है, ठीक है। इस आकृति को क्या बोला जाता है, हरिकेन, ठीक है। अमेरिका की लैंग्वेज में इसको हरिकेन बोला जाता है, हमारी लैंग्वेज में इसे चक्रवात बोला जाता है। और ये इसी तरह का ये जो साइक्लोन है वो चाइनीज़ कोस्ट पे आता है, चाइनीज़, जापान, साउथ कोरिया कोस्ट पे आता है। तो इस एरिया में इस साइक्लोन को क्या बोला जाता है, इस एरिया में साइक्लोन को बोला जाता है टाइफून, ठीक है, टाइफून। टाइफून बोला जाता है। भारत में साइक्लोन को क्या बोला जाता है, चक्रवात बोला जाता है। तो अमेरिका की तरफ हरिकेन बोला जाता है साइक्लोन को, और चीन वाले एरिया में, चीन, जापान और आपके साउथ कोरिया वाले एरिया में इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है टाइफून, ठीक है।
तो अभी हाल ही में पता है, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जा सकता है। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था पीएससी में, ठीक है, चीन में उत्पन्न होने वाले, चीन के तट पर उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को क्या कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग हरिकेन मार आए थे, ठीक है, बट एक्चुअली क्या कहा जाता है टाइफून। तो मैं आपकी जो करंट अफेयर्स है ना, उसके साथ जीके के भी बड़े इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं, आपकी नॉलेज बढ़े, वो भी कवर कराते चलता हूँ, ठीक है। मुझे क्या है, सिंपल बता देना था कौन सा टाइफून कहाँ क्या आया है, ठीक है ना। बट मैं चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स के साथ आप बहुत सारी चीज़ें एडवांस में सीखें, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में काम आने वाली है, ठीक है। तो टाइफून, तो जब भी जिक्र करे आपके सामने अगर ये जिक्र आए कि हरिकेन आया, तो आप तुरंत समझ जाएंगे यूएसए वाले रीजन में आया हुआ। अगर आपके यहाँ पे बोले कि चक्रवात आया, तो चक्रवात आप समझ जाएंगे इंडिया वाले रीजन में आया। और अगर कोई बोले टाइफून आया, तो टाइफून कहाँ आएगा, चीन वाले रीजन में आएगा। तो हाल ही में एक टाइफून ने जापान को हिट किया, ठीक है, जिसकी वजह से जापान जो है उसके कोस्ट पर बहुत फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, पूरे जापान में बाढ़ आ गई। और उस बाढ़ की वजह से क्या था, जापान को अपने जो पावर प्लांट थे बंद करने पड़े, जिसकी वजह से जापान में पावर कट ऑफ हो गया। तो क्या नाम था उस साइक्लोन का जो अभी हाल ही में जिसने हिट किया किसको, आपके जापान को, हाल ही में किस टाइफून ने जापान में बाढ़ की समस्या पैदा की। तो इस टाइफून का नाम है टाइफून लैन, ठीक है। इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, ऐसे देख लो, टाइफून। इंग्लिश ज़रूर सीखे, हिंदी सीखे, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, ठीक है, हिंदी को प्रायोरिटी दें, लेकिन इंग्लिश को अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। इंग्लिश भी सीखते चलें, है ना, क्योंकि आप हमारे अदर स्टेट में जाओगे, तमिलनाडु वगैरह वगैरह में, है ना, तो थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि तमिल तो आती नहीं, है ना। तो किसी भाषा से परहेज आपने नहीं करना है कि हम तो हिंदी वाले हैं, हिंदी पढ़ेंगे। ये क्या होता है, तो कभी आप 10th में पढ़ रहे थे, तो 10th में पढ़ते रहते हैं, है ना। तो सारी लैंग्वेज सीखनी है आपको। तो टाइफून लैन है जिसने हाल ही में किसको हिट किया है, आपके जापान को, ठीक है। चलो नोट कर लो इसे। चलो वीडियो बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है। हाल ही में एक बैंक है, इसने वीडियो बैंकिंग सर्विसेज शुरू किया 24/7। तो वीडियो बैंकिंग सर्विसेज क्या होती हैं, है ना। वीडियो बैंकिंग सर्विसेज बच्चों वही सुविधाएं जो बैंक आपको अपनी ब्रांच के माध्यम से देता है। जब आप बैंक में जाते हैं, ब्रांच में जाते हैं किसी में भी, तो आपको जो बैंकिंग सुविधाएं मिलती हैं, उन्हीं बैंकिंग सुविधाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपको उपलब्ध कराना ही क्या है, वीडियो बैंकिंग सर्विसेज कही जाती हैं। तो बहुत सारे बैंक थे जो वीडियो बैंकिंग सर्विसेज अभी तक करवाते थे, बट हुआ क्या कि जो बैंकिंग वीडियो बैंकिंग सर्विसेज कराने वाले जो बैंक थे, वो 10 से 4 वही जो बैंकिंग आवर्स होते हैं उनमें ही वीडियो बैंकिंग सर्विसेज, है ना, उपलब्ध करवाते थे। इसके बाद बैंक बंद, वीडियो बैंकिंग सर्विसेज अनअवेलेबल। तो अभी हाल ही में एक बैंक ने अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए क्या किया कि जो वीडियो बैंकिंग फैसिलिटी है
वो 24/7 कर दी कि अब आप 24/7 वीडियो बैंकिंग सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। यानी कि अब आप 24/7 उस बैंक में खाता खुला सकते हैं, उस बैंक में डेबिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जो सारी बैंकिंग फैसिलिटी आप ब्रांच में जाके उठाते थे जिनका लाभ, अब वो आपको जो वीडियो बैंकिंग सर्विसेज हैं उनके माध्यम से किसी भी टाइम, डे एंड नाइट, रात को 1 बजे खाता खुलाने का मन है, रात को 1 बजे खाता खुलेगा उस टाइम में। तो किस बैंक ने जो भारत में पहली बार 24/7 वीडियो बैंकिंग सर्विसेज को लागू करने का फैसला किया है? ठीक है, किस बैंक ने भारत में पहली बार 24/7 वीडियो बैंकिंग सर्विसेज, वीडियो बैंकिंग सेवा है ना, लागू करने का निर्णय लिया है? तो कौन सा बैंक है ये बैंक है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा लागू करने का इन्होंने क्या किया है, निर्णय लिया है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किसान क्रेडिट कार्ड। आपने सबने सुना होगा कि भाई किसान क्रेडिट कार्ड जो है क्या होता है। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को दी जाने वाली, ठीक है, जो सीमांत किसान है, कम ज़मीन वाले किसान हैं, उनको दी जाने वाली एक ऋण सुविधा है। ठीक है, कर्ज, जिसके थ्रू कर्ज लेते हैं, कर्ज सुविधा है ये, जिसके थ्रू किसान जो है अपनी जो शॉर्ट टर्म जो नीड्स होती हैं, कम समय की जो ज़रूरतें होती हैं, उनको पूरा करते हैं। लाइक कोई किसान है, उसको फसल बोनी है ना, अब पैसे नहीं है उसके पास, बीज कहाँ से लाएगा, ट्रैक्टर कहाँ से लाएगा, जुताई कैसे करवाएगा, है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों को पूरा करने के लिए, इन्हीं सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जो फैसिलिटी है उसकी शुरुआत की गई है। तो ये जो फैसिलिटी थी अभी तक सिर्फ सरकारी बैंकों तक सीमित थी। ठीक है, कि सरकारी बैंक ही किसान क्रेडिट कार्ड इशू करते थे। अभी हाल ही में एक प्राइवेट बैंक ने निर्णय किया है कि वो RBI की इनोवेशन की मदद से किसान क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च करने वाला है। तो कौन सा बैंक है जिसने हाल ही में किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने का निर्णय लिया है? हाल ही में किस बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने का निर्णय लिया है? लॉन्च करने का निर्णय लिया है। तो कौन सा बैंक है ये बच्चों? ये बैंक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने हाल ही में डिसाइड किया कि भाई वो जारी करेगा किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ठीक है, ठीक है। अभी हाल ही में एक वुमेन है, उनको पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का जो है CEO नियुक्त किया गया, मतलब CMD अपॉइंट किया गया। ठीक है, अभी हाल ही में किस महिला को पावर फाइनेंस
कॉरपोरेशन का नया सीएमडी नियुक्त किया गया है। नियुक्त किया गया है, किसको नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है परमिंदर चोपड़ा को। परमिंदर चोपड़ा को, ठीक है। परमिंदर चोपड़ा को नियुक्त किया गया है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का सीईओ। और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक एनबीएफसी है जो लोन देती है कैसे प्रोजेक्ट को, जो पावर से रिलेटेड होते हैं, सोलर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इनके लिए लोन देती है। तो अब सोलर पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट कोई 100-200 करोड़ में तो लग नहीं जाता, 100-2,000 करोड़ लगते हैं। तो इतना ज़्यादा फाइनेंस उपलब्ध कराने वाली एनबीएफसी है। तो बट ओबियस सी बात है, ये फाइनेंस भाई उपलब्ध करा पाएगा, इसके बाद बहुत पैसा होगा। इसी वजह से ये इंडिया की सबसे बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, ठीक है। चलो नोट करो इसे। चलो इस सेशन में इतना ही रहने देते हैं। बाकी जो पार्ट 2 है इसका हम लोग अभी रह गया है इसका करंट अफेयर, तो पार्ट 2 में कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल।